वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर डूइंग स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया। हाँ, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी। ठीक है, वातापी के या बादामी के चालुक्यों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत की थी दक्षिण भारत के, तो उस समय मैंने जो शुरू किया था वो हमने संगम डायनेस्टी से शुरू किया था और संगम डायनेस्टी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वाकाटकों को पढ़ा था। तो दो डायनेस्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्यों को, फिर राष्ट्रकूटास को, फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों को और पल्लव को। ये इतने महत्वपूर्ण वंश जो हैं वो हमें देखने हैं। बाकी जो छोटे मोटे जो डायनेस्टी होंगे बीच बीच में जहां चर्चा आएगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण वंशों को जो पढ़ना है वो इन्हीं को पढ़ना है। तो जो मैंने शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि मौर्य उत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद, आप जानते हैं कि मैंने ये बता दिया था कि मौर्यों के बाद जो स्थिति थी भारत की वो कैसे स्थिति थी, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में। देखिए, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में मैंने बताया था कि कुछ विदेशी ताकतें आई थी मध्य भारत से, इसी नॉर्थ वेस्ट से। सबसे पहले यहां पर इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया मैंने बताया था पोस्ट मौर्यन पीरियड में। उसके बाद आपके आ गए थे कौन, शक आ गए थे। ठीक है, सीथियंस जिनको कहते हैं। फिर पहलव आए थे, पल्लव नहीं, पल्लव वंश दूसरा होगा यहां पर। ठीक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहलव आए थे जिन्हें हम पर्थियंस कहते थे, नॉर्दर्न ईरान इनका जो था क्षेत्र था वो आए थे। और उसके बाद लास्ट में कुषाण आए थे, जो एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में भारत में उभरे थे। कनिष्क जिनका एक बहुत ही बड़ा और प्रतापी शासक भी हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये तो विदेशी ताकतें थी जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में भारत में आती हैं, और कुछ देशी ताकतों ने भी मौर्यों के सक्सेसर के रूप में अपने आप को यहां स्थापित किया भारत में। तो आप देखेंगे कि उस समय मैंने बताया था कि यहीं पर जो देशी ताकतें थी उसमें सबसे पहले शुंग वंश आता है। यहां पर शुंग वंश आएगा यहीं पर। ठीक है, शुंग वंश अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा। उन्हीं का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना कर देगा। ब्राह्मण था वो। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना कर देगा। फिर यहीं पे आ जाएंगे कण्व, शुंगों को रिप्लेस करेंगे कण्व। और उसी समय आप देखेंगे कि यहां पर सातवाहन है दक्षिण भारत में। ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है यहां पे सातवाहन रहेंगे। ये जो क्षेत्र है यहीं पे सातवाहन रहेंगे, मैंने आपको बताया था। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब यहां पे सातवाहन है, ठीक है, यहां पे सातवाहन है, लेकिन सातवाहनों को मैंने बताया था कौन रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करेंगे सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे। मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर देखिए ये सातवाहन थे। यहां पर सबसे पहले यहां पर सातवाहन है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, सातवाहन सबसे पहले मौर्यों के सक्सेसर के रूप में भारतीय ताकत जो उभर के आती हैं, उन ताकतों में सबसे पहले शुंग वंश उत्तर भारत में, इन्हीं की जगह पे कण्व वंश, और उसके बाद कण्व वंश के बाद आप देखेंगे कि दक्षिण में यहां पर आ जाएंगे कौन, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन। तो ये पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि सातवाहन आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे सातवाहन आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे आ गए कौन, सातवाहन। इसको समझिएगा, देखिए सातवाहन, तो सातवाहन है यहां पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में। उसके बाद सातवाहनों के बाद यहीं पे आप ले लेंगे जो क्षेत्र है आपको, सातवाहनों के बाद यहीं पे आ जाएंगे कौन, इसी क्षेत्र पे आ जाएंगे वाकाटक। ये मैंने बता दिया था, वाकाटक। तो यहीं पे सातवाहन भी हैं और यहीं पे वाकाटक भी हैं। फिर कुछ इस क्षेत्र को बड़ा कर लिया जाएगा और इसमें आ जाएगा कुछ कर्नाटका वाला क्षेत्र भी।
कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, आपको एक तरह से देखेंगे तो यहां पे आ जाएंगे कर्नाटक का क्षेत्र लिए हुए इस पूरे क्षेत्र में। अब यहीं पे आ जाएंगे आपको कौन, चालुक्य, ये वातापी के, समझिएगा जिन्हें हम वातापी या बादामी कुछ भी कहेंगे, इन्हीं चालुक्यों को हम पढ़ रहे हैं। अब वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस कर देंगे राष्ट्रकूट और फिर इनको राष्ट्रकूटों को रिप्लेस कर देंगे कौन, चालुक्य कल्याणी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कल्याणी। देखिए सबसे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब यहां पर सातवाहन है, हाँ यहां पे सातवाहन है पोस्ट मौर्यन पीरियड में, उसके बाद सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे वाकाटकों को हम पढ़ चुके हैं संगम डायनेस्टी के बाद। संगम डायनेस्टी ये डीप साउथ में था, तुंगभद्रा और वो कृष्णा रिवर के साउथ में, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, इधर मालाबार कोस्ट पे था चेर, नीचे पांडे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और यही तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थे चेर इधर, ठीक है, चोल, ठीक है, चेर इधर से मालाबार और मालाबार कोस्ट केरला का, और थोड़ा तमिलनाडु का भी पार्ट लेंगे इसमें। यहाँ उसके सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो देखेंगे कि तमिलनाडु वाले में पांड्य थे और फिर ये इधर चोल थे, तो वो हमें नहीं देखना है, ठीक है, वो संगम एज में हमने पढ़ा था। तो अब आप देखें, मैंने बताया था, हमने देखा सातवाहनों को, हमने किसे देखा, यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर सबसे पहले कौन है, सातवाहन है पोस्ट मौर्यन पीरियड में। अब ये पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद यहीं पे वाकाटक आ जाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे वाकाटक आ जाएंगे, और वाकाटकों के बाद यहीं पे आप देखेंगे कौन आ जाएगा, वातापी के चालुक्य। फिर वातापी के चालुक्य के सामंत हैं कौन, राष्ट्रकूट, तो ये राष्ट्रकूट अब उभर के आएंगे। फिर इनके सामंत कल्याणी के चालुक्य हैं, ये उभर के आएंगे। तो इस तरह से हमने बता दिया था कि पहले सातवाहन है जहां पे वहीं पे वाकाटक आ रहे हैं, वाकाटकों को रिप्लेस करेंगे चालुक्य वातापी के, और ये वातापी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में था कर्नाटका के, यानी कि कर्नाटका का क्षेत्र भी कुछ आ जाएगा। तो पूरा ये वातापी के चालुक्य। अब इनके सामंत राष्ट्रकूट हैं, ये इनको रिप्लेस कर देंगे राष्ट्रकूटास, चालुक्य वातापी के चालुक्य की जगह लेंगे राष्ट्रकूटास की जगह लेंगे फिर कल्याणी के चालुक्य। जिस समय ये राष्ट्रकूट और वातापी यहां पे हैं, वातापी के चालुक्य हैं यहां पर, उसी समय आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में यहां पर पहले पल्लव वंश आता है, उसी समय वही समय है यहां पल्लव वंश। अगर आप देखेंगे तो साउथ आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु को लिए हुए होगा पल्लव वंश। यहां पे आ जाएंगे पल्लव, आप देखेंगे यहां पे इधर पल्लव आ जाएंगे, जिन्हें हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पल्लव पहले हम राष्ट्रकूटा पढ़ेंगे, इसके बाद उसके बाद चालुक्य पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे पल्लव वंश, ठीक है। और पल्लवों के बाद यहीं पे आ जाएंगे, आप देखेंगे कि इंपेरियल चोलाज, थोड़ा क्षेत्र बढ़ा लेंगे नीचे तमिलनाडु की तरफ, और फिर आ जाएंगे मेडियाइवल चोलाज। ये पूरा पहले पल्लव और उसके बाद चोल आ जाएंगे यहीं पे, इन्हीं की जगह ले लेंगे चोल। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे आ जाएंगे चोल, ठीक है, पहले पल्लव हैं और फिर कुछ क्षेत्र इनका बढ़ जाएगा तो ये चोल हो जाएंगे। लेकिन इन चोलों को हम पढ़ रहे हैं कहां पे, मेडाइवल पीरियड में, अर्ली मेडाइवल फेज में। वहां भी हमारा मेडिएवल हिस्ट्री भी चल रहा है जहां हम अर्ली मेडाइवल फेज में है, मैंने बताया था। तो इन इंपेरियल चोलास को, एक चोला हमने पढ़ा संगम डायनेस्टी में, एक चोलों को, तो वो एंशियंट हिस्ट्री के हो गए, और एंशियंट हिस्ट्री साउथ इंडिया के हो गए, वो प्राचीन भारत के चोल हो गए संगम एज के। अब मेडिएवल चोल आएंगे, वो चोल जो होंगे वो वही चोल हैं बेसिकली संगम एज में, हाँ वो थे एंशियंट हिस्ट्री में आप देखेंगे साउथ इंडिया के, तो वहां पे संगम एज में वो चोल मिलेंगे। फिर चोल खत्म हो जाएंगे, वो सामंत बन जाएंगे, और फिर वो मेडिएवल पीरियड यानी मध्यकालीन भारत में, यानी आप कह सकते हैं अर्ली मेडिएवल फेज में, पूर्व मध्यकाल में वो उभर के आते हैं। तो वो यहाँ है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पल्लव पर आकर खत्म कर देंगे, और इन चोलों को हम पढ़ रहे हैं वहीं पे अर्ली
मेडिएवल फेज में। और यहां पर मैं बता दूं कि वाकाटकों के बाद देखिए वातापी के चालुक्यों से आपका, अगर हम देखें, वैसे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का, लेकिन यहां से आप देखेंगे कि वातापी के चालुक्यों से आपका शुरू हो जाएगा अर्ली मेडाइवल फेज भी, क्योंकि इनका कुछ पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, ठीक है, हर्षवर्धन के पहले आएगा या हर्षवर्धन के पैरेलल आएगा, ठीक है ना। और कुछ पार्ट वातापी के चालुक्यों का हर्षवर्धन के बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो हम जानते हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वो 647 एडी में खत्म होता है, और उसके बाद का जो समय है वो समय आपको है किसका, अर्ली मेडिएवल फेज का, 7th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी एडी से लेकर 8th सेंचुरी एडी तक मैंने बताया था कि वो जो है अर्ली मेडिएवल फेज का समय है, पूर्व मध्यकाल का समय है। तो वाकाटकों के बाद अगर देखें तो ये पूर्व मध्यकाल में हम चले जाते हैं। यहां से कुछ पार्ट तो एंशिएंट में होगा, लेकिन उसके बाद अब देखिए 642 एडी तक, अभी हम बताएंगे 543 में शुरू होता है। ये देखिए पुलकेशिन फर्स्ट का 543 में शुरू होता है, जो फाउंडर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चालुक्यों में अगर ये 543 में शुरू होता है तो हम एंशिएंट पीरियड में हैं पूरे भारत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पुलकेशिन सेकंड का सामना होगा, आप देखेंगे किससे, हर्षवर्धन से, और ये 642 में इनका खत्म होगा। और हर्षवर्धन का 647 एडी में, इनका 642 एडी में शासनकाल खत्म होगा, हर्षवर्धन का 647 एडी में खत्म होगा। तो लगभग ये पैरेलल है, ठीक है, हर्षवर्धन के। और इन्होंने हर्षवर्धन का दक्षिण विस्तार भी रोका था, अभी मैं बताऊंगा। तो यहां के बाद आप देखेंगे कि आप अर्ली मिडाइवल फेज में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको यह कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि पुलकेशिन सेकंड के समय से या लगभग उसके बाद से, लगभग पुलकेशिन सेकंड के समय से ही जब उनका अंत आएगा, या उसके बाद से ही अगर हम देखें तो हम दक्षिण भारत में भी अर्ली मेडाइवल फेज में इन कर जाते हैं, ठीक है, मेडिएवल पीरियड में। इसीलिए मैंने जब आपको मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि वहां मेडिएवल हिस्ट्री में भी आपको अर्ली मेडिएवल फेज में ये सब चीजें पढ़नी है, लेकिन चूंकि हम यहीं पढ़ ले रहे हैं इसलिए वहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं एक जगह पढ़ते या तो यहां पढ़ते या वहां पढ़ते। तो इसको हम यहीं पढ़ रहे हैं और खाली चोलों को हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम चोलों का, देखिए राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट हमने पढ़ा था कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, हाँ, कन्नौज के लिए, यहाँ पे कन्नौज था, और हर्षवर्धन के बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है कन्नौज के लिए, किसमें, गुर्जर प्रतिहारों में। इधर आपको ईस्टर्न इंडिया में उस समय पालाज है, हाँ, बंगाल बिहार में, और नीचे से राष्ट्रकूट है। तो ये तीनों संघर्ष करते हैं कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका था हर्षवर्धन के समय से ही, ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो कन्नौज के लिए संघर्ष करते हैं जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। तो उस मेडाइवल पीरियड में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्ली मेडाइवल पीरियड में, ठीक है ना। तो लेकिन राष्ट्रकूटों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ, यानी कि ये मेडाइवल पीरियड में भी हैं, पूर्व मध्यकाल, लेकिन पूर्व मध्यकाल में, मेडाइवल पीरियड में। तो ये हम इनको यहीं पढ़ लेंगे, खाली चोलों को पढ़ेंगे हम साउथ इंडिया के मेडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है, अर्ली मेडाइवल फेज में, अर्ली मेडे, पूर्व मध्यकाल, बार बार मैं कह रहा हूं। और अब देखिए, जब हम वातापी के चालुक्यों को पढ़ रहे हैं, आपको यह ध्यान रहना चाहिए, मैंने बताया किसको रिप्लेस किया इन्होंने, वाकाटकों को रिप्लेस किया है वातापी के चालुक्यों ने। ध्यान रखिएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछे कहीं एग्जाम में तो किसको रिप्लेस किया, तो वाकाटकों क्या का जगह लिया इन्होंने, ठीक है, वातापी के चालुक्यों ने, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए वाकाटक जो थे सातवाहनों के सामंत थे, और देखिए अब चालुक्यों के सामंत राष्ट्रकूट हो जाएंगे और राष्ट्रकूट के सामंत चालुक्य हो जाएंगे कल्याणी के। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब सामंत हैं एक दूसरे के, ठीक है। जो बाद वाला, इनके जो सामंत राष्ट्रकूट हैं वो इनको रिप्लेस कर देंगे, फिर राष्ट्रकूटों के सामंत कौन है, चालुक्य कल्याणी के, ये रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक पल्लव वंश की बात है, पल्लव वंश देखिए, और ये दोनों पैरेलल हैं, चालुक्य, वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों के पल्लव के पैरेलल हैं, और इनमें संघर्ष भी होगा वातापी के चालुक्यों और पल्लवों में, ठीक है। और चोलों के साथ ये है चालुक्यों का, ये पैरेलल चलेंगे। पल्लव वंश ऐसा नहीं है कि इसके पहले यहां पर कोई वंश नहीं था, इसके पहले यहां पर इक्ष्वाकु थे, और बाद में इनके पैरेलल
पल्लवों के पैरेलल, जब पल्लवों को पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे इनके पैरेलल आपको बनवासी के कदंब रहेंगे, उसके बाद मैसूर के गंग रहेंगे, तो वो सब भी हम देखेंगे। लेकिन जब यहां पर चालुक्य और राष्ट्रकूट हैं उसी समय यहां पर पल्लव हैं, इसलिए ये पैरेलल है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जब हम वातापी के चालुक्यों को पढ़ रहे हैं या बादामी के चालुक्यों को पढ़ रहे हैं, वातापी जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। पुराना नाम वातापी है और मॉडर्न नेम जो है, आज का नाम जो है बादामी है। आज ये कौन बालककोट या कोई है, बालककोट, हाँ, उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। हाँ, तो ये जानिए मॉडर्न नेम ये है, पुराना नाम। दोनों कर्नाटका में की बात है, हम कर्नाटका में हैं, क्योंकि हम वातापी के चालुक्य जो है कर्नाटका वाले क्षेत्र में है, कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा इनका, ठीक है, धीरे धीरे पुलकेशिन सेकंड के समय बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट में पढ़ने वाले, एक पार्ट में हम रूलर्स को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में एडमिन, जो इसका अगला वीडियो होगा, प्रशासन, सोसाइटी, समाज, रिलीजन, धर्म और कल्चर, टेम्पल संपल्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि वैसे तो वो पार्ट जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन फिर भी यहां हम जान लेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो आज हम रूलर्स को देखेंगे और इन रूलर्स को हम देखने वाले हैं। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। जहां तक शुरुआती दौर की बात है, देखिए इनका जो इंपैक्ट है चालुक्यों का, वातापी के चालुक्यों का, इनका जो इंपैक्ट है वो 6th to 8th सेंचुरी एडी में है। यानी कि आपको पता है कि जो अर्ली मेडिएवल फेज है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कि जो अर्ली मेडिएवल फेज है वो हर्षवर्धन के बाद से शुरू हो जाता है और 12th सेंचुरी एडी तक रहता है, यानी 12वीं शताब्दी तक ये रहता है। कौन? अर्ली मेडिएवल फेज, ठीक है। 12वीं शताब्दी के बाद आपको शुरू हो जाएगा 1206 से दिल्ली सल्तनत, तो वो लेटर मेडिएवल फेज में चला जाएगा, मेन मेडिएवल फेज जो है। तो अब देखिए 6th to 8th सेंचुरी मेडिएवल फेज के बारे में सवाल आता है एग्जाम में कि 7th to 12th सेंचुरी या 8th to 12th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो ये आएगा आपको कहां पे? मेडिएवल फेज में, ठीक है, मेडिएवल फेज में और अर्ली मेडिएवल फेज में आएगा। 7th to 8th सेंचुरी अर्ली मेडिएवल फेज होता है, 7th to 12th सेंचुरी एडी अर्ली मेडिएवल फेज होता है, या 8th to 12th सेंचुरी एडी अर्ली मेडिएवल फेज होता है। तो आपके एग्जाम में आ जाता है ये कई बार, खासकर स्टेट सर्विसेज, पीसीएस, ओसीएस में और डिफरेंट एग्जाम में, यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें आ जाता है। कभी 7th to 12th सेंचुरी एडी देगा और कभी 8th to 12th सेंचुरी एडी देगा। तो जो भी होगा आप आंसर कर देंगे। सामान्यतः हर्षवर्धन के बाद 647 एडी जो होता है हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत, वहीं से आपका अर्ली मेडिएवल फेज शुरू हो जाएगा, जो कि 12वीं शताब्दी तक चलेगा, 12th सेंचुरी एडी तक। तो अर्ली मेडिएवल पेज आप याद रखिए, 7th to 12th सेंचुरी एडी या 8th to 12th सेंचुरी एडी। तो अब देखिए हम 6th to 8th सेंचुरी एडी तक इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। इसका मतलब कुछ पार्ट तो वातापी के चालुक्यों का कुछ हिस्सा जो है वो एक्टिव रहेगा, कब? एंशिएंट पीरियड में, और फिर कुछ इन कर जाएगा अर्ली मेडिएवल फेज में, क्योंकि अर्ली मेडिएवल फेज का समय क्या है? 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक। तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है इसके बारे में, वातापी के चालुक्यों के बारे में। तो एहोल अभिलेख है, एहोल इंस्क्रिप्शन, और एहोल इंस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज है, LAN स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज संस्कृत है, जबकि इसकी लिपि या स्क्रिप्ट जो है वो कन्नड़ा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एहोल इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो है लिखा किसने है? रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति कौन था? ये कोर्ट पोएट था, ये दरबारी कवि था। किसका? चालुक्य, वातापी के चालुक्यों के सबसे प्रतापी शासक हुए पुलकेशिन सेकंड, इन्हीं के समय रवि कीर्ति पोएट थे, इनके दरबारी कवि थे पुलकेशिन सेकंड से। रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूटास, इनका अंत राष्ट्रकूटास करेंगे। दंती दुर्ग स्टैब्लिश करेगा, राष्ट्रकूटा को फाउंड करेगा, तो ये राष्ट्रकूटों से रिप्लेस हो जाएंगे। और फिर राष्ट्रकूटों से मैंने बताया चालुक्य के कल्याणी राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे, तो राष्ट्रकूटा इनको रिप्लेस करेंगे। तो यहां तक जनरल इंफॉर्मेशन है। अब जो आगे हम देख रहे हैं इनके रूलर्स को देखिए, पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश पुलकेशिन सेकंड, सबसे प्रतापी शासक, मैंने यहां ग्रीन से भी इसको
कलर कर दिया है ताकि आपको लगे सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक यही होगा। विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन सेकंड। तो जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसी के बारे में लेनी है, बाकी जो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो एक महाकूट इंस्क्रिप्शन है, महाकूट इंस्क्रिप्शन में दो नाम और आते हैं, जयसिंह और एक और नाम आता है। तो आता है कि वो जो थे प्रारंभिक रूलर्स रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि पुलकेशिन फर्स्ट जो है ये इसके संस्थापक रहे हैं। तो फाउंडर पुलकेशिन सेकंड, और रूल इनका मैंने जानबूझ के, हालांकि कहीं भी यहां टाइम जानने की जरूरत नहीं है, हाँ कहीं भी टाइम में आप समय मत खराब कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको टाइम, आप इतना याद रखिए कि 6th to 8th सेंचुरी एडी में ये चालुक्य जो हैं वातापी के, ये एक्टिव रहे, ठीक है, इनका शासनकाल रहा। और देखिए 543 यानी 6th सेंचुरी हो गया ना, 543 में से लेकर 566 एडी तक पुलकेशिन फर्स्ट ने शासन किया। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि 6th सेंचुरी एडी में इसकी शुरुआत हो गई थी, स्थापना हो गई थी, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं ध्यान देना, क्योंकि कहीं भी हर किताब में 1-2 साल का अंतर आपको मिल जाएगा। जहां जरूरत होगा टाइम का वहां मैं बता दूंगा, जैसे पुलकेशिन सेकंड के टाइम के बारे में अगर यहां भी पूछेगा नहीं टाइम, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। और जो जरूरी है, विजयादित्य सबसे जो है, विजयादित्य सबसे ज्यादा दिन तक इसने शासन किया, इसका टाइम पीरियड बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए पुलकेशिन फर्स्ट ये फाउंडर है यानी संस्थापक है, और इसका शासनकाल मैंने लिख दिया है। इसने इंडिपेंडेंट किया था, मुक्त किया था, इंडिपेंडेंट पूरा नहीं लिखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में। कदंब के बनवासियों से, बनवासी कदंब आपको नॉर्दर्न मैसूर में हुआ करते थे, नॉर्दर्न कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में हुआ करते थे कदंब, ठीक है, उत्तरी कर्नाटका में। तो इन्हीं से मुक्ति दिलाई थी किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने। तो यह सवाल बन जाता है कई बार कि किसने मुक्ति दिलाई और कौन फाउंडर था इसका। तो आपके लिए आंसर ये होगा, कैपिटल इसने वातापी बनाया, वातापी की जगह बादामी भी दे दे तो कोई अंतर नहीं, बादामी आपको आपके लिए मॉडर्न नाम है। इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, जानते हैं आप लोग सब लोग। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में यह सवाल बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI लिख देता हूं मैं, ये कई बार पूछा गया है और पूछेगा कि चालुक्य वंश का वो कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये आपको पुलकेशिन सेकंड, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वैसे इसने राज का आता है जानकारी कई जगह, अलग अलग जगह पे, कहीं दे देता है वाजपेयी यज्ञ भी किया, राजसूय यज्ञ भी किया, हिरण्यगर्भ यज्ञ भी किया इसने, लेकिन अश्वमेध यज्ञ ही सवाल आता है हमेशा बार बार, ठीक है। आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो ये सवाल आपको मिलेगा कि पुलकेशिन फर्स्ट ने, जो फाउंडर था वातापी के चालुक्यों का, वो उसने क्या किया था? उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके कुछ टाइटल्स थे, उपाधियां, सत्याश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। एक बार देख जाना है, बहुत ज्यादा यहां से सवाल नहीं आता, ठीक है। आपको ये सवाल और यहां पे ये इसका कैपिटल क्या था, फाउंडर कौन था, यही ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ये इसका बेटा है। देखिए कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है इसका बेटा है, किसका? पुलकेशिन फर्स्ट का सन है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको प्रथम निर्माता कहा गया चालुक्य वंश का। फाउंडर की बात करें तो पुलकेशिन फर्स्ट, हाँ प्रथम निर्माता, तो निर्माता का मतलब हु मेक्स और मेड दिस चालुक्य डायनेस्टी, एक तरह से बिल्डर, जिसने मजबूत किया, एक इमारत तैयार की इसकी चालुक्य वंश की। तो जिसने एक तरह से, इसने क्या किया? इसने रखा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसने रखा सुपर स्ट्रक्चर। तो क्रिएटर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अगर हम कहें चालुक्य डायनेस्टी का, तो कहा जाएगा कौन? ये कीर्तिवर्मन प्रथम या कीर्तिवर्मन फर्स्ट। तो ये आप, इसने बहुसुवर्ण अनिष्टोम यज्ञ किया, यजना, यज्ञ को बोलते हैं यजना। तो ये बस एक बार देख जाना है। इसने विक्ट्री की, बनवासी कदंब, जो जिनकी राजधानी बनवासी थी, मैंने अभी भी बताया कि नॉर्थ कर्नाटका में एक्टिव थे कौन? कदंब, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए नल वंश एक था, नल डायनेस्टी, जहां और ये था नेल्लूर और बेल्लारी में। तो यहां पे भी विजय हासिल की थी, विक्ट्री की थी, और गोवा की विक्ट्री भी इसने की थी। तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन केव टेम्पल्स,
इसको हम हिंदी में केव टेम्पल्स को कहेंगे गुहा या गुफा मंदिर। गुहा या गुफा मंदिर जो है वातापी या बादामी में, इसकी शुरुआत गुहा मंदिरों की या केव टेम्पल्स की या गुफा मंदिरों की शुरुआत किसने की थी? तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ करा दिया था किसने? कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने। कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने शुरुआत करा दिया था। उसके बाद आएगा मंगलेश। अब देखिए पुलकेशिन जो है ना, पुलकेशिन का ये दोनों बेटे हैं, कीर्तिवर्मन और मंगलेश दोनों, ठीक है ना। कीर्तिवर्मन और मंगलेश दोनों इनके बेटे हैं। चूंकि कीर्तिवर्मन के 3 पुत्र थे, ठीक है, पुलकेशिन सेकेंड इन्हीं का पुत्र है। तो जब इनका शासनकाल खत्म होता है तो पुलकेशिन सेकेंड जो है वो अभी नाबालिग है, छोटा है, शासन करने लायक नहीं है, तो इसका भाई बनता है शासक मंगलेश, ठीक है। तो अब मंगलेश के समय एक तो समझ लीजिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने केव टेम्पल्स का, तो इन कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने का श्रेय किसको जाता है? मंगलेश को। एक महत्वपूर्ण बात, जो केव टेम्पल्स की शुरुआत हुई थी कीर्तिवर्मन फर्स्ट के समय, गुहा टेम्पल की, केव टेम्पल्स की या गुफा मंदिरों की वातापी या बादामी में शुरुआत तो करा दी थी कीर्तिवर्मन ने, लेकिन कंप्लीट कौन करा रहा है? मंगलेश। ये आपको ध्यान देना। और मंगलेश का एक टाइटल है परम भागवत। इससे पता चलता है कि विष्णु के फॉलोअर थे। बेसिकली सारे हिंदू थे ये, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी ये के प्रति भी सहिष्णु थे। हाँ, ठीक है ना। जैसे पुलकेशिन सेकंड के समय काफी प्रश्रय मिला, संरक्षण मिला बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। कहीं आ जाए कि क्या दूसरे धर्मों को भी इन्होंने संरक्षण दिया? हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया। तो यहां पर आप देख लीजिए, हमने सारे महत्वपूर्ण चीजों को यहां पर कर लिया, ठीक है। तो यहां से जो सवाल आपका बनेगा, पहला तो आपको ध्यान रहे कि अब यहां से वातापी के चालुक्यों को जब हम पढ़ रहे हैं तो वातापी के चालुक्य एंशिएंट में भी आएंगे और अर्ली मेडिएवल फेज में भी आएंगे। इसी से पता चलता है 6th to 8th सेंचुरी एडी में इनका इंपैक्ट है। और अर्ली मेडिएवल फेज कब से कब तक है? तो 7th to 12th सेंचुरी एडी या 8th to 12th सेंचुरी एडी। सामान्य तौर पर हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत से यानी 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है अर्ली मेडिएवल फेज। तो आप देखेंगे कि दोनों में ये एक्टिव हैं। तो यहां पर बस जो जानना है हमें कि ये एक्टिव कब से कब तक है। एहोल इंस्क्रिप्शन से इनकी जानकारी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और एहोल इंस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज संस्कृत है, माने भाषा संस्कृत है, और स्क्रिप्ट यानी लिपि जो है वो कन्नड़ा है। और लिखने वाला कौन है? तो रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति कौन थे भाई? तो कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट पोएट थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है। यहां तक ये बात आ जाती है। अब देखिए इनको रिप्लेस कौन करेगा? राष्ट्रकूट करेंगे, ये मैंने बता दिया था। अब जो सवाल यहां पर बनेगा फाउंडर से, तो फाउंडर आप कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। इंडिपेंडेंट किससे कराया पुलकेशिन फर्स्ट ने? बनवासी के कदंबों से वातापी को कैपिटल बनाया और एक अश्वमेध यज्ञ किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे सवाल बनेगा, बाकी आप ये टाइटल देख लीजिएगा। लेकिन कीर्तिवर्मन की जहां तक बात आती है तो प्रथम निर्माता। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किसने दिया? कहा जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया, एक तरह से फाउंड किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू इसने दी, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर इन प्रथम निर्माता कहा गया वातापी के चालुक्यों का। किसे? कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। एक यज्ञ करता है, इसको याद रखिएगा, बहु सुवर्ण अनिष्टोम यज्ञ। विक्ट्री बनवासी के कदम्बों पे। ये कदम कहां थे? नॉर्दर्न कर्नाटका में थे ये, ठीक है। और नल वंश, नल डायनेस्टी में जो नेल्लूर और बेल्लारी में एक्टिव थे तो उनको हराया था। और गोवा की भी विक्ट्री की थी, गोवा की भी जीत हासिल की थी। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था केव टेम्पल्स का। ये आपको ध्यान रखना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केव टेम्पल्स की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन निर्माण कार्य को कंप्लीट कराने का श्रेय जाएगा मंगलेश को, जिसने कंप्लीट किया। और मंगलेश का एक टाइटल है परम भागवत। अब यहां पर आप एक बात समझ लेंगे, मैंने बताया था पुलकेशिन का बेटा है कीर्तिवर्मन और कीर्तिवर्मन का भाई है मंगलेश। यानी कीर्तिवर्मन के बाद कीर्तिवर्मन के बेटे को मिलना चाहिए था शासन। इसके 3 बेटे थे, जिसमें पुलकेशिन सेकंड सबसे बड़ा होगा। लेकिन पुलकेशिन सेकंड जो था ये क्या था? ये उस समय बालिग नहीं था, या आप कह सकते हैं शासन करने लायक नहीं था, बच्चा था। तो मंगलेश शासक बन जाएगा, कीर्तिवर्मन का भाई। इसके दोनों बेटे हैं,
पुलकेशिन फर्स्ट के बेटे कीर्तिवर्मन भी और मंगलेश भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन कीर्तिवर्मन के बाद कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश शासक बनता है। क्यों? क्योंकि कीर्तिवर्मन का जो बेटा है पुलकेशिन सेकंड, वो जो है वो शासन करने लायक नहीं है, बच्चा है, छोटा है, तो कीर्तिवर्मन का भाई बनता है मंगलेश। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऐसे तो शासन, किसी के पास शासन है और वो सत्ता में है तो मांगेगा कि भाई आप मुझे सत्ता दे दो, तो कोई तो ऐसे देगा नहीं। तो अब पुलकेशिन सेकंड और मंगलेश में, हाँ, पुलकेशिन सेकंड और मंगलेश में, मंगलेश चाचा है इसका, ये मंगलेश का नेफ्यू है पुलकेशिन सेकंड। तो अब इस नेफ्यू में और इस अंकल में, मतलब चाचा में, दोनों में वार ऑफ सक्सेशन होगा, स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, जिसमें पुलकेशिन सेकंड जो है वो मंगलेश की हत्या कर देगा और पुलकेशिन सेकंड जो है ये मंगलेश की हत्या करने के बाद शासन में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए। फिर से देख लीजिए, पुलकेशिन फर्स्ट का बेटा कीर्तिवर्मन और मंगलेश, दोनों पुलकेशिन फर्स्ट के दोनों बेटे हैं, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश। लेकिन पुलकेशिन फर्स्ट के बाद तो बड़ा बेटा कीर्तिवर्मन शासक बन जाता है, लेकिन कीर्तिवर्मन के बाद कीर्तिवर्मन का बेटा पुलकेशिन सेकंड छोटा है, इसलिए उसके भाई मंगलेश को, कीर्तिवर्मन के भाई मंगलेश को शासक बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा होगा, कीर्तिवर्मन का कौन है? ये बेटा है। कौन बेटा है भाई? ये जो है ये पुत्र है, सन है पुलकेशिन सेकंड। तो अब क्या होगा? ये अपने चाचा से यानी मंगलेश से, हाँ, मंगलेश से क्या करेगा? मांगेगा शासन, मंगलेश देगा नहीं, तो दोनों में संघर्ष होगा और पुलकेशिन सेकंड अपने चाचा को मार देगा, इसकी हत्या कर देगा मंगलेश का, और सत्ता में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर मैं एक बना भी देता हूं, देख लीजिए, यहां पर मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको। ठीक है, आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर था पोस्ट, आप यहां पर लिख लो पोस्ट मौर्यन, मैं बाद में बता देता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में। पोस्ट मौर्यन में यहाँ पे सातवाहन है और सातवाहन के बाद वकाटक आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे पुलकेशिन सेकंड को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट फेमस एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द Chalukyas of Vatapi, and he is the पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध, सबसे और ग्रेटेस्ट और सबसे फेमस और सबसे प्रतापी राजा चालुक्य वंश का, जो वातापी के चालुक्य हैं। ठीक है, लोकेशन आपको पता ही था, मैंने पहले भी बता दिया था, ये इनका लोकेशन है। ठीक है, एक तरह से बहुत ज़्यादा ये पुलकेशिन सेकंड के समय तो पूरा साउथ और ये साउथ वाले पार्ट में ना, सेंट्रल, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट जो है ये पूरा ये ले लेंगे पुलकेशिन सेकंड के समय, बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पुलकेशिन सेकंड को देखने जा रहे हैं। और मैंने बताया अभी एक बार समझ लीजिए फिर से कि पुलकेशिन, देखिए यहाँ पे पुलकेशिन फर्स्ट है। ठीक है, देखिएगा पुलकेशिन फर्स्ट है जो कि फाउंडर है, P1 लिख रहा हूं मैं। फिर कीर्तिवर्मन फर्स्ट है, K1 लिख रहा हूं, सॉरी, यहाँ पुलकेशिन फर्स्ट है। और पुलकेशिन फर्स्ट के ही दोनों बेटे हैं, कौन? एक तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश। और कीर्तिवर्मन फर्स्ट का ये बेटा है कौन? इसके बेटे हैं ये दो, इसी का बेटा है सन जो है ये P सेकंड है, समझ गए? P सेकंड, पुलकेशिन फर्स्ट का बेटा कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश, यानी मंगलेश और कीर्तिवर्मन फर्स्ट दोनों भाई हैं। ठीक है, बेटा कौन है कीर्तिवर्मन का? पुलकेशिन सेकंड। लेकिन कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बाद शासक मंगलेश बन जाता है। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन सेकंड जो है ये छोटा है, और छोटा है अभी शासन करने लायक नहीं है, तो भाई को मिल जाता है। देखिए ये भाई है कीर्तिवर्मन फर्स्ट का मंगलेश, इसे सत्ता मिल जाती है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये सत्ता की मांग करेगा, संघर्ष शुरू होगा चाचा के साथ। तो उसमें क्या करेगा कि ये अपने चाचा की हत्या कर देगा, और फिर क्योंकि कमज़ोर होने लगा था इस समय तक, और इसको लगा था कि अब सत्ता आगे नहीं बढ़ सकती, मंगलेश के समय थोड़ा कमज़ोर होने लगा था, तो फिर इसने पुलकेशिन सेकंड ने मंगलेश की हत्या की गद्दी पर बैठा और फिर इसने
सबसे ज्यादा जो कहते हैं विस्तार किया इसने चालुक्य वंश का, तो इसे इसीलिए ग्रेटेस्ट कहा जाता है, सबसे फेमस भी कहा जाता है और सबसे प्रतापी कहा जाता है। तो अब देखिए पुलकेशिन सेकंड का शासनकाल, मैंने कहा था जहां जरूरी होगा वहां मैं बता दूंगा। तो शासनकाल अगर देखें पुलकेशिन सेकंड का, तो शासनकाल जो है ये रूल करता है 609 टू 642 AD, कहीं 610 भी दे देगा, कभी समय नहीं पूछेगा किसी का, ठीक है ना। आपको इतना जानना है कि ये कब से कब तक थे, ये मैंने बता दिया था, 6 to 8 सेंचुरी AD में ये एक्टिव रहेंगे साउथ इंडिया में, ठीक है। कौन? चालुक्य जो है वातापी के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर इसके जो टाइटल हैं, सत्याश्रय श्री वल्लभ, देखिए सत्याश्रय और श्री वल्लभ दोनों पुलकेशिन फर्स्ट का अलग अलग टाइटल था, दोनों को मिला के पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया कि अपना ये टाइटल रखा। बस एक बार देखने वाली बात है, ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट का कौन है? ये ग्रैंड सन है, ध्यान रखिएगा। और एक और परमेश्वर, इसकी उपाधि थी, टाइटल। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ए होल अभिलेख से मिलता है, ए होल इंस्क्रिप्शन, जो कि रवि कीर्ति का है, और रवि कीर्ति इसी का कोर्ट पोएट है, मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन किस में है? मैंने लिखवा दिया। लैंग्वेज है संस्कृत, यानी संस्कृत में लिखा गया है, भाषा संस्कृत है, जबकि स्क्रिप्ट यानी लिपि जो है उसकी कन्नड़ है। तो ये आपको जानना चाहिए। यहां मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट फेमस, सबसे प्रतापी है, ठीक है। डिफीटेड, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहां से पहले भी हर्षवर्धन में भी हमने पढ़ा, नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। आप जानते हैं कि जब इधर पुलकेशिन, ये नर्मदा का यहां तट है, हाँ, इधर नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 टू 647 AD तक था, और यहीं पे हर्षवर्धन के शासनकाल के खत्म होने के साथ ही आप देखेंगे कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है नॉर्थ इंडिया का, उसका एंड हो जाता है। तो हर्षवर्धन बहुत ही बड़ा शासक हुआ, कन्नौज को उसने राजधानी बनाया, और हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में तो अपना विस्तार कर ही लिया था उसने, लेकिन वो साउथ इंडिया में भी विस्तार करना चाहता था। लेकिन साउथ इंडिया के विस्तार को इसी वातापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड ने रोक दिया था हर्षवर्धन को, यहां पर, ठीक है, यहां पर रोक दिया, ठीक है। ये हर्षवर्धन का इधर आ रहा है और इधर रोक दिया गया, तो नर्मदा के तट पे ही हरा दिया था हर्षवर्धन को, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ देगा किस नदी के तट पे हराया था, तो नर्मदा के तट पे हराया था, यहां नर्मदा नदी है, देखिए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इस हार के बाद हर्षवर्धन जब हारता है, उसका दक्षिणी विस्तार रोक दिया था बेसिकली, तो ह्वेनसांग आता है वातापी या वादामी, मतलब ये पूछ देगा कि किस चालुक्य शासक के समय जो ह्वेनसांग है, जो चाइनीज यात्री था, चीनी यात्री था, वो आया चालुक्यों के कोर्ट में, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड के समय आया था, इसी हार के बाद। ये ह्वेनसांग कौन था? ये सबसे पहले इसी हर्षवर्धन के कोर्ट में आता है, हर्षवर्धन के समय ही भारत आता है ये ह्वेनसांग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कब आया था? 641 AD में, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं आने वाला इसे, ठीक है, बस एक लिख दिया मैंने। अब स्ट्रगल शुरू होगा चालुक्य और पल्लवों का। देखिए चालुक्य और पल्लव मैंने बताया था आपको अभी अभी कुछ देर पहले, जब मैं शुरुआत, चालुक्य यहां पे चालुक्य हैं और राष्ट्रकूटाज हैं, चालुक्य हैं और राष्ट्रकूटा, पहले चालुक्य और फिर उसके बाद मैंने बताया ना, सबसे पहले सातवाहन है, सातवाहन के बाद वहां वाकाटक आ जाएंगे, वाकाटकों को रिप्लेस करेंगे सातवाहन, और वाकाटक महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, हाँ। उसके बाद कर्नाटका का जब क्षेत्र ले लिया जाएगा तो चालुक्य आ जाएंगे वातापी का, ठीक है। और सीपी लिख देता हूं, सीपी, वातापी के चालुक्य, सीपी चालुक्य वातापी, सीवी, वातापी के चालुक्य, फिर इन्हीं को रिप्लेस कर देंगे इनके सामंत राष्ट्रकूटाज, और यहीं पे चालुक्य आ जाएंगे कल्याणी के, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूटों को करेंगे रिप्लेस, ठीक है। तो यहां मैं बता रहा था कि जो पल्लव और ये दो हैं, ये राष्ट्रकूट और वातापी के चालुक्य, इनका संघर्ष, ये दोनों पैरेलल हैं किसके? यहां पे जो उस समय पल्लव वंश है, यहां पे पल्लव है, मैंने बताया था। तो पल्लव और ये जो है
वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटाज दोनों शक्तियां पैरेलल चल रही हैं और इनमें संघर्ष भी होता है, ठीक है। और अगर कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो मेडाइवल चोला जब हम पढ़ेंगे अर्ली मेडाइवल फेज में, जब हम मेडाइवल हिस्ट्री जहां पढ़ रहे हैं वहां पे, तो देखेंगे यहां पे जो चोल होंगे ये चोल कल्याणी के चालुक्य, हाँ यहां पे देखिए सी के कल्याणी के चालुक्यों के पैरेलल होंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, पहले भी बार बार बताते रहता हूं। तो वातापी के चालुक्य, चालुक्य वातापी सीवी और आर यानी कि राष्ट्रकूटाज, इनके पैरेलल कौन सी शक्ति है? पल्लव की शक्ति है। पल्लव यहां पे जो कि साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु, पल्लव कहां पे, आगे तो हम पढ़ेंगे ही पल्लव को, साउदर्न आपको आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में एक्टिव थे। बाद में तमिलनाडु का और पार्ट लेते हुए चोल इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसी के समय चालुक्य और पल्लवों के स्ट्रगल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। चालुक्य वर्सेस पल्लव का जो स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, ये स्टार्ट पुलकेशिन सेकंड के समय ही सवाल बनेगा कि चालुक्य और पल्लवों का संघर्ष किस चालुक्य शासक के समय शुरू होता है? तो पुलकेशिन सेकंड, और ये बनता है आपके लिए कहां पे है, ये बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI लिख दिया मैंने। इसने अटैक किया महेंद्र वर्मन पे, ठीक है। देखिए इसने महेंद्र वर्मन पे अटैक किया है पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि पल्लव रूलर है। हाँ, आगे हम जब चालुक्यों को पढ़ लेंगे और पल्लवों को भी पढ़ लेंगे तब लास्ट में हम देख लेंगे, सबसे लास्ट हमारा पल्लव ही होगा, इसके बाद हम राष्ट्रकूटा पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा चालुक्यों का, सोसाइटी रिलीजन कल्चर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, फिर हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे पल्लवों को। जब वो हो जाएगा तो पल्लव और चालुक्य संघर्ष को भी हम लोग सीक्वेंस में एक बार देख लेंगे, ना भी देखे तो चलेगा लेकिन एक बार देख लेंगे, क्या दिक्कत है, ज्यादा पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा बढ़िया। अटैक किया महेंद्र वर्मन पे, महेंद्र वर्मन पल्लव शासक है और इसका रिजल्ट क्या होता है, पुलकेशिन सेकंड ने नॉर्दर्न पार्ट पल्लवों का जीत लिया, यानी पल्लवों के नॉर्दर्न पार्ट पे उसने कैप्चर कर लिया पुलकेशिन सेकंड ने। यानी कि देखिए इनका विस्तार इधर भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर होगा पल्लवों का और इधर तक होगा, तो नॉर्दर्न पार्ट पे ये करेगा उस समय पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है। फिर महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक है, हाँ, जो कि हार गया पुलकेशिन सेकंड से, ये कौन है, नरसिंह वर्मन, ये इसका सन है। कौन सन, कौन है, देखिए ये सन है, ऐसे लिखिए, गड़बड़ हो गया, ये है नरसिंह वर्मन, ये सन है महेंद्र वर्मन का। कौन, नरसिंह वर्मन, ये सन है। ये नरसिंह वर्मन श्रीलंका के साथ मिल जाएगा और श्रीलंका के साथ मिलके, कोई मान वर्मन शासक थे, उतना जानना जरूरी नहीं है, अटैक कर देता है पुलकेशिन सेकंड पे और इस लड़ाई का रिजल्ट होगा, डेथ हो जाएगी पुलकेशिन सेकंड की, ठीक है। देखिए अटैक करेगा पहले पुलकेशिन सेकंड, किस पे, अटैक्ड ऑन लिख दीजिए, अटैक्ड ऑन, यहां पर देखिए यहां पे गड़बड़ हो गया, अटैक्ड ऑन, कौन करेगा, पुलकेशिन सेकंड अटैक कर रहा है, हाँ, अटैक्ड ऑन महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन है, पल्लव रूलर है और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है, पुलकेशिन सेकंड पल्लवों के नॉर्दर्न पार्ट को जीत लेता है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद में इसका बेटा क्या करता है, नरसिंह वर्मन, ये क्या करेगा, ये श्रीलंका के साथ मिल जाएगा नरसिंह वर्मन और अटैक कर देगा पुलकेशिन सेकंड पे और इसका रिजल्ट क्या होगा कि डेथ हो जाएगी पुलकेशिन सेकंड की, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के बाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट पुलकेशिन सेकंड के पास। देखिए इसकी एक ही उपाधि के बारे में, अभूत वर्ष भूलोक, जान लीजिए बस, कोई जरूरी नहीं है, ये आएगा नहीं एग्जाम में। इसी तरह से विजयादित्य, एक बार सरसरी निगाह से देखे रहिए, कभी पूछ दे तो अलग बात है, जनरली ये सब सवाल आते नहीं है। सवाल आपको जो बनेगा वो हर्षवर्धन वाला बनेगा यहाँ से, ठीक है, किस से जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से, तो रवि कीर्ति के होल अभिलेख से। बेसिकली ये होल अभिलेख क्या है, रवि कीर्ति ने, ये बेसिकली प्रशस्ति होती है ना, जिसमें कि तारीफ की जाती है। ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे, पहले मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हमने किसको देख लिया, हाँ हमने विक्रमादित्य फर्स्ट को देख लिया। अभूतवर्ष भूलोक इनकी टाइटिल,
उपाधि। उसके बाद विनयादित्य को देखिए, इनकी उपाधि जो है युद्धमल्ल, ध्यान रखिए। कंस्ट्रक्शन करवाया इन्होंने ब्रह्मा टेम्पल का, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा टेम्पल अगर छोटा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, यहां पे ब्रह्मा टेम्पल लिखा हुआ है, ब्रह्म मंदिर का निर्माण कराया। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण। उसके बाद पर्शियन एम्बेसडर, ठीक है, पर्शियन एम्बेसडर जो है यानी पर्शियन फारस के राजदूत इनके कोर्ट में आते हैं। अब ये सवाल बना किस शासक के समय, किस चालुक्य शासक के समय पर्शियन एम्बेसडर या फारस के राजदूत दरबार में आते हैं, उसके दरबार में आते हैं, तो विनयादित्य। ध्यान रखिएगा, देखिए ये लकीर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां जगह ऐसे नहीं बन रहा था तो मैंने कर दिया है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहीं ऊपर नीचे होगा आपको तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लकीर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया हमारा विजयादित्य। अब विजयादित्य के बारे में ये आएगा, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने देखिए यहां पर लिख दिया। विजयादित्य लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, सबसे लंबा कार्यकाल, और ये 696 टू 739 एडी तक था। मैंने कहा था कि जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगा, चाहता तो सबका टाइम पीरियड लिख देता, टाइम का वेस्टेज है, क्वेश्चन नहीं आने, यहां से भी नहीं आने वाला है। ये 37 साल तक करीब करता है, देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना। 796 टू करीब आप देखेंगे तो करीब 37 ईयर्स तक इसका शासनकाल चलता है, ठीक है। 36 साल या 37 साल ऐसे देखेंगे। तो ये मैंने कार्यकाल लिखा है, ये भी नहीं पूछेगा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो 36-37 अराउंड याद रखिए, 36-37 रहे आपको, तो वैसे एग्जैक्ट नहीं देगा, यही पूछेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल। उसके बाद विक्रमादित्य सेकेंड, टाइटिल कांचीकोंड। कांचीकोंड क्यों, पल्लवों की ये जो है राजधानी थी कांची, ठीक है, तमिलनाडु में पल्लवों की राजधानी थी कांची, ठीक है, कांची। तो कांची जो है यहां 3 बार पल्लवों को हराया था, तो इसलिए कांची का विजेता, तो इसने उपाधि ले लिया कांचीकोंड। एक और चीज है यहां पर, देखिए ग्रेटेस्ट इंस्क्रिप्शन यहां पे छूट रहा था कुछ, महेंद्र, अब देखिए पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन सेकंड का वैसे नाम एराया भी इनका नाम था, ठीक है, और इनके बारे में 1-2 बातें और आप नोट कर लीजिए पुलकेशिन सेकंड के बारे में। अंतिम शासक तो कीर्तिवर्मन सेकंड है, कहाँ मैं लिख दूं, यहां पे मैं कोशिश कर, यहां पे देखिएगा पुलकेशिन सेकंड जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसे मैं यहां पर देखिए पुलकेशिन सेकंड क्या करेंगे, अपने भाई विष्णुवर्धन से, इनके भाई जो यहां पे लिखा है क्या, लिखा है, देखिए मेरा छूट गया है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कुब्ज विष्णुवर्धन इनके भाई हैं। कौन है, ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने स्थापना किया चालुक्यों की एक और शाखा वेंगी का। वेंगी आपको समझिए, वेंगी इधर होगा आंध्रा में, ठीक है ना, आंध्रा में वेंगी को राजधानी बनाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसने क्या किया, जैसे ही शासक बना पुलकेशिन सेकंड, इसके पास पूरा विशाल साम्राज्य हो गया था, बहुत ज्यादा विशाल हो गया था। तो विशाल जब हो गया तो इसने उसको 2 पार्ट में बांट दिया, और एक पार्ट पे अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को बैठा दिया, और कुब्ज विष्णुवर्धन ने इस तरह से कल्याणी के चालुक्यों की, वेंगी के चालुक्यों की, वेंगी यहां लिखा हुआ है, वेंगी के चालुक्यों की स्थापना कर दी इधर आंध्रा में, राजधानी बनाया वेंगी को। जैसे देखिए ये वातापी में थे कर्नाटका में, तो इन्होंने वातापी को राजधानी बनाया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने वातापी को राजधानी बनाया, फिर आप देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य कल्याणी को राजधानी बनाएंगे, और वेंगी के चालुक्य जो हैं ये वेंगी को राजधानी बनाएंगे। तो इस एक तरह से देखा जाए तो चालुक्य जो हैं, अगर हम चालुक्यों की बात करें तो 3 चालुक्य आपको देखने के लिए आएंगे। देखिए चालुक्य को 3 चालुक्य हैं, लेकिन 2 पार्ट में आप एक्चुअली चालुक्य जो हैं, चालुक्य वो आप कहेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य। तो वेस्टर्न चालुक्य कौन कौन से हो जाएंगे,
देख लीजिए वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न मैंने क्या बताया, वेस्टर्न तो आपको एक तो ये हो जाएंगे कौन, सीवी, सीवी कौन हो जाएंगे भाई, तो वातापी के चालुक्य, और दूसरे हो जाएंगे यहां भी देखिए सीवी, सीवी यानी कि वातापी के सीवी चालुक्य वातापी, और दूसरा हो जाएंगे सी के चालुक्य कल्याणी, और ये हो जाएंगे सी ईस्टर्न चालुक्य कौन हो जाएंगे, सीवी चालुक्य वेंगी। तो वेंगी अब देखेंगे तो चालुक्य दो हैं, मेन दो हैं, वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य। तो वेस्टर्न चालुक्य में वातापी के चालुक्य जिनको हमने पढ़ा, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के चालुक्य, ये भी वेस्टर्न चालुक्य हैं, इधर है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आ जाएंगे ये राष्ट्र, पहले कल्याणी के चालुक्य हैं, सॉरी पहले वातापी के चालुक्य हैं, फिर वहीं पे राष्ट्रकूट आ जाएंगे, फिर वहीं पे कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे, तो ये वेस्टर्न हो जाते हैं। जबकि ईस्टर्न कौन हो जाएगा, वेंगी के चालुक्य, ये ईस्टर्न हो जाएंगे, यानी कि पूर्वी चालुक्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आप, एक दक्षिणी चालुक्य भी था, तो आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन आप इतना ही जानिए कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य है ये, वैसे तो दक्षिण में ही है सारे, ठीक है। तो ये इसी दक्षिण में ही, दक्षिण का लाट एक जगह था जहाँ पे जयसिंह को बनाया गया था, उससे आप लोगों को मतलब नहीं, वो सब सवाल वाला आता नहीं है, ठीक है। तो ये सीवी और सी के, ये वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य वेंगी के चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्यों की स्थापना कौन करता है, कुब्ज विष्णुवर्धन। ये कौन है, भाई है किसका, पुलकेशिन सेकंड का। हाँ, पुलकेशिन सेकंड ने अपने विशाल साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न में अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को बैठाता है, ठीक है। और यही कुब्ज विष्णुवर्धन जो है फिर वेंगी के चालुक्यों की स्थापना कर देता है, एक नई शाखा बन जाएगी। तो ये सवाल बनेगा कि वेंगी के पहले तो वेंगी के चालुक्यों की स्थापना, वेंगी के चालुक्यों की स्थापना किसने की, तो कुब्ज विष्णुवर्धन ने। कौन था, ये पुलकेशिन सेकंड का भाई था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से निकल के आती है। तो मेरे ख्याल से अब जो है हमने सारा इंपॉर्टेंट चीज देख लिया, ठीक है। यहां पर आप देखिए हमने जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये होल अभिलेख के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है। सबसे ग्रेटेस्ट और फेमस रूलर है, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहे हैं, और हर्षवर्धन का दक्षिणी विस्तार रोक दिया था। कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। ये सब जगह से सवाल बन जाएगा कि इसके दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री वेनसांग आया था पुलकेशिन सेकंड के दरबार में 641 AD में। और पल्लव चालुक्य का जो संघर्ष है ये पुलकेशिन सेकंड के समय ही शुरू होता है। सवाल बनता है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष किस चालुक्य शासक के समय शुरू होता है, तो आप बताएंगे कि या किस वातापी के चालुक्य शासक के समय शुरू होता है, तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय, सबसे महत्वपूर्ण शासक, ठीक है। और ये विष्णुवर्धन का नाम आपको याद रखना है, कुब्ज विष्णुवर्धन, कुब्ज विष्णुवर्धन का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी ने वेंगी के चालुक्यों की स्थापना की है, तो ये आपके लिए बहुत, और कौन है ये पुलकेशिन सेकंड का भाई है। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा विनयादित्य, बस एक बार ये उपाधि है। विजयादित्य, हाँ, युद्धमल की उपाधि है, ब्रह्मा टेम्पल का निर्माण करा। इसके बारे में विनयादित्य, सॉरी विजयादित्य नहीं, विक्रमादित्य उपाधि अभूत वर्ष भूलोक, विनयादित्य उपाधि युद्धमल, कंस्ट्रक्शन कराया ब्रह्मा मंदिर का। और इसके समय पर्शियन एम्बेसडर जो है इसके कोर्ट में आए थे, ठीक है। और आगे आप देखते हैं तो विजयादित्य का सबसे लंबा टेन्योर, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो विजयादित्य का। देखिए लकीर पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, सबसे 696 से 739, करीब 36-37 साल का इसका टेन्योर था। और उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड अगर देखेंगे तो कांची कोड की उपाधि इसने ली, क्योंकि पल्लवों को 3 बार हराया था। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, किसकी 2 वाइफ थी, नोट कर लीजिएगा, हाँ, लोकेश्वर देवी और त्रैलोकेश्वर देवी। किसकी, विक्रमादित्य सेकंड की। एक तो इसने कांची कोड की उपाधि ली, इसकी 2 पत्नियां थी विक्रमादित्य सेकंड की, हाँ, लोकेश्वर देवी, ठीक है, और त्रैलोकेश्वर देवी, ठीक है। तो इसने लोकेश्वर देवी ने लोकेश्वरनाथ मंदिर बनवाया, और त्रैलोकेश्वर देवी दूसरी वाइफ ने त्रैलोकेश्वरनाथ मंदिर बनवाया। नाम उसी नाम से होगा, लोकेश्वरनाथ मंदिर, त्रैलोकेश्वरनाथ मंदिर, दोनों वाइफ ने, क्योंकि एक का नाम लोकेश्वर देवी, दूसरे का नाम
त्रैलोकेश्वर देवी, और दोनों मंदिरों का निर्माण हुआ था वातापी में ही, हाँ, या बादामी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये वातापी के चालुक्यों को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वातापी के चालुक्यों को ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 को, जिसमें हम थोड़ा उसके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन और कल्चर पे बात कर लेंगे, ताकि चैप्टर कम लगेगा नहीं कि आपने अधूरा पढ़ा है, क्योंकि बहुत जगह बस इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो भी हम पढ़ लेंगे। वैसे हम कल्चर वाला पार्ट तो बाद में जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ही इसके बारे में, टेम्पल सिंपल्स के बारे में, फिर भी हम यहाँ थोड़ा उसको खत्म कर लेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.